A very good morning to all of you. Today we will see the composition of glass. So in that, glass is composed of sand, soda ash, limestone and cullet. So what do you mean by cullet? Cullet is a broken glass that is mixed with the batch and act as a fusion agent for the entire mixture. मतलब कि क्या है भाई कि जो कंपोजिशन है वो ग्लास का, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सैंड यानी कि रेत, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड कलेट। तो कलेट क्या चीज़ है कि ये ब्रोकन ग्लास होते हैं जो कि जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ में ब्रोकन ग्लास भी मिक्स करते हैं वहाँ पे। किस लिए? ताकि वो सारी प्रिपरेशन के साथ में फ्यूज़ हो सके और वहाँ पे फ्यूज़ होके वो उसमें मिक्स होके एज अ फ्यूजन, मतलब कि उसको वो एज अ फ्यूजन एजेंट काम करे वहाँ पर वो। तो इंटायर मिक्सचर के अंदर हम कलेट को मिक्स करते हैं इसलिए ताकि वो फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट हो और एज अ फ्यूजन एजेंट एक्ट होता है वहाँ पे। मतलब क्या कि जो ग्लास है फिर वो मेल्ट होकर क्या करता होगा, वो पिघल कर एक दूसरे को जोड़ता हूँ एक दूसरे से, इस तरह से वो वहाँ पे काम करता है। सो द कंपोजिशन ऑफ ग्लास वेरीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो जो कंपोजिशन है ग्लास का, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला देखते हैं, है ना। तो उसी तरह से ग्लास को बनाने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ये डिपेंड है कि हमको किस तरह का ग्लास बनाना है। अभी जैसे कि आप सुनते होंगे कि सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, या तो ऐसे अलग अलग प्रिपरेशन होती है ना। तो क्योंकि ये डिपेंड है कि हमको किस तरह का स्पेसिफिक पर्पस, उसको हम क्या यूज़ करने वाले हैं ग्लास का। जैसे आप देखते हो कि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है मार्केट में, कोई एम्बर ग्लास की बॉटल होती है ना। तो इस तरह से स्पेसिफिक अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं और उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट विच ग्लास वी हैव टू मेड, इट्स डिपेंड एंड इट्स composition of that particular glass is depend upon which type of glass we required, है ना। तो in that silicon, aluminium, boron, sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc and barium are generally used in the preparation of glass. So these are the oxides which is used in the preparation of ग्लास। तो जितने भी अभी हमने देखे कि भाई सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो ये एक ही प्रिपरेशन में यूज़ नहीं होते, ये सब यूज़ होते हैं। लेकिन जब ग्लास के पर्पस अलग अलग होते हैं तो उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इन दैट नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ ग्लास। सो ग्लास ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर अवेलेबल कमर्शियली फॉर मेकिंग कंटेनर्स। तो ये जो ग्लास है ये कमर्शियली अवेलेबल है, जो हम देखने वाले हैं कि हम इसकी कंटेनर फिर बना सकते हैं। तो उसमें है सोडा लाइम ग्लास, सबसे पहला है लाइम सोडा ग्लास, इसको हम सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ SiO2। तो SiO2 मीन्स व्हाट? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? 75%। मतलब जो सोडा लाइम ग्लास होता है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना होता है? 75%। एंड NaO2, NaO2 मीन्स क्या? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड कितना होता है उसमें फिर? 15%। एंड CaO2 मीन्स व्हाट? CaO2 मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड 10% अलॉन्ग विथ K2O। और KO2 मतलब क्या? पोटेशियम डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? यहाँ पे ट्रेसेस होते हैं किसके किसके? कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3। Al2O3 मीन्स व्हाट? Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो Al2O3 है और MgO है और जो पोटेशियम ऑक्साइड है, तो ये तीनों के समवॉट ट्रेसेस होते हैं वहाँ पर। लेकिन जो सोडा लाइम ग्लास होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट, जो सोडा लाइम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है भाई? किस चीज़ से बना होता है सोडा लाइम ग्लास? तो वो है सिलिकॉन 75%, सोडियम ऑक्साइड कितना? 15% एंड कैल्शियम ऑक्साइड 10%। तो ये तीन चीज़ें उसमें मेन कंपोनेंट होती है। और जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और अलॉन्ग विद दिस Al2CO3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये जो होते हैं इनके सम ट्रेसेस होते हैं सोडा लाइम ग्लास की प्रिपरेशन में। एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इजीली फर्दर
It is not so expensive. It is used for preparing container which are meant for storage of solid medicaments, which is however not suitable as a container material for storage of parenteral products because it liberates alkali in aqueous preparation. On repeated use, its surface loses some of the brilliance. It is not resistant to sudden changes in temperature, flex separated more easily as compared to other types of glass. तो देखो जो सोडा लाइम ग्लास है, तो उनको ऐसे बोलना है कि जो सोडा लाइम ग्लास है ये इजीली प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो क्या है भाई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो सॉलिड प्रिपरेशन होती है, जो सॉलिड मेडिकामेंट होती है, उसी तरह की मेडिकामेंट को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड सोडा लाइम ग्लास के अंदर। तो सोडा लाइम ग्लास के अंदर हम सिर्फ, और इतनी चीज़ें याद रखनी है कि यह जो सोडा लाइम ग्लास है उसमें हम सिर्फ सॉलिड मेडिकामेंट स्टोर कर सकते हैं। उस प्रिपरेशन में हम अल्कली को स्टोर करके नहीं, इसमें हम पैरेंटल प्रिपरेशन को, ऐसी प्रिपरेशन जो हम सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर देते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन को या लिक्विड प्रिपरेशन को हम इसमें स्टोर करके नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लिक्विड प्रिपरेशन को रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है उसकी वजह से वहाँ पर अल्कली का अटैक होगा। ये जो ग्लास है इसमें अल्कली का अटैक होता है, और अल्कली का अटैक अगर प्रिपरेशन के ऊपर होता है तो वो क्या करेगा, फिर हमारा जो प्रिपरेशन का पीएच है उसको वो चेंज कर देगा। और पीएच चेंज, अगर जो हमारी प्रिपरेशन है उसका अगर हमने पीएच चेंज कर दिया तो पीएच चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर क्या होगी, चली जाएगी। और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चली गई तो उसकी डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहाँ पर नहीं देगा, और वहाँ पर हमको अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो ग्लास है, सोडा लाइम ग्लास, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड प्रिपरेशन स्टोर करके रखते हैं। और इसमें हम ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है, इसमें हम डबल से उसको रिसाइकल या उसको हम डबल से उसमें किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो उतना ब्रिलियंस नहीं होता, उतना कैपेबल नहीं होता वो डबल यूज़ करने के लिए। तो ये सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए होता है, और इसमें हम लिक्विड प्रिपरेशन को स्टोर करके नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इसमें अल्कली का अटैक होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा है बोरोसिलिकेट ग्लास। सो बोरोसिलिकेट ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना 80%, B2O3 मीन्स व्हाट, B2O3 मीन्स बोरिक एसिड 12%, Al2CO3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6% एंड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अदर डाइऑक्साइड 2%। मतलब अब बोरोसिलिकेट की जो प्रिपरेशन है तो उसमें क्या है कि उसमें है सिलिकॉन ऑक्साइड 80%, सोडा लाइम ग्लास के अंदर वो था 75%। इसमें दूसरा एजेंट ऐड है बोरिक एसिड, तो इसमें बोरिक एसिड 12% ऐड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बोरिक एसिड, बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरो मतलब क्या, बोरिक एसिड। सिलिकेट मतलब क्या, सिलिकॉन। तो बोरोसिलिकेट मतलब बोरिक एसिड और सिलिकॉन से बना हुआ ग्लास, इस तरह से भी याद रख सकते हैं हम। सोडा लाइम ग्लास, तो जिसमें क्या हमने इसमें प्रिपरेशन में क्या देखे थे, क्या है यहाँ पे प्रिपरेशन के अंदर, इसमें जो है सोडा लाइम, आपको ऐसे याद रखना है कि जो सोडा लाइम के ग्लास होते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, अगर हमको उसमें मेडिकामेंट स्टोर करना है तो सोडा लाइम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मेडिकामेंट, सोडा सॉलिड। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो सोडा लाइम है उसमें हमको सॉलिड प्रिपरेशन रखते हैं हम। फिर उसी तरह से जो बोरोसिलिकेट है, तो बोरोसिलिकेट किस चीज़ से बना होता है, बोरो यानी कि बोरिक एसिड, सिलिकेट मतलब कि सिलिकॉन। तो ये दोनों की कंपोजिशन से जो ग्लास बनता है उसको हम बोलते हैं बोरोसिलिकेट। उसमें फिर जो Al2CO3 है यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो ऐड होता है, और 2% सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 2% ऐड होता है। इट इज़ केमिकली मोर इनर्ट दैन सोडा लाइम ग्लास, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस ग्लास। मतलब क्या कि जो बोरोसिलिकेट के ग्लास होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सोडा लाइम ग्लास है उससे ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, और इसमें हम लिक्विड मेडिकामेंट भी स्टोर करके रख सकते हैं। और सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास मीन्स क्या, ग्लास इज ट्रीटेड विथ सिलिकॉन so that it can be used for preparing container to store alkali sensitive product। तो मतलब कि सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास मतलब ऐसे ग्लास जो कि सिलिकॉन के साथ ट्रीटमेंट दी हुई होती है उनको, और ये जो है कंटेनर हम क्यों करते हैं, इसको ट्रीट क्यों करते हैं सिलिकॉन से, ताकि ये जो कंटेनर है वो अल्कली सेंसिटिव जो हमारे प्रोडक्ट है उनको भी हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए हम
सिलिकॉन ट्रीटेड। अब देखो नाम से ही इंडिकेट करता है कि आपको नाम जो है सिर्फ आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको मैंने बोला सोडा लाइम ग्लास, तो आपके दिमाग में आएगा कि सोडा लाइम एक ऐसा ग्लास जिसमें 75% सिलिकॉन यूज़ होता है और उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड सोडा सॉलिड, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मेडिकामेंट हम उसमें यूज़ करके रखते हैं। उसी के बाद में बोरोसिलिकेट, तो बोरो मीन्स बोरिक एसिड, सिलिकेट मीन्स सिलिकॉन, तो बोरोसिलिकेट मीन्स ऐसा गिलास जो बोरोसिलिकेट और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं बोरोसिलिकेट गिलास। अगर सिलिकॉन ट्रीटेड गिलास, तो ऐसा गिलास जिसको हम सिलिकॉन से ट्रीट करते हैं ताकि जो अल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट है उसमें उसको स्टोर कर सके, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सिलिकॉन ट्रीटेड गिलास। नेक्स्ट है सल्फर ग्लास। सल्फर ग्लास मीन्स व्हाट? इट इज़ अ चीपर वेराइटी ऑफ ग्लास यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर फॉर पैरेंटल product. The soda lime glass is exposed to moist SO2 at about 500 degrees Celsius to get sulfured glass. It does not be liberate alkali. मतलब क्या कि जो अब सल्फर्ड ग्लास जो है वो भी आपको कैसे याद रखना है कि जो ये चीप तरह का ग्लास होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोडा लाइम ग्लास है उसको हम ट्रीट करते हैं किससे? SO2 से, मतलब सल्फर ऑक्साइड से हम उसको सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ऐसा ग्लास जिसको हम जो हमारा सोडा लाइम ग्लास है उसको हम अगर सल्फर से ट्रीट करते हैं तो उस ग्लास को बोलेंगे हम सल्फर्ड ग्लास। जो बोरोसिलिकेट है उसमें बोरिक एसिड प्लस सिलिकॉन, जो सोडा लाइम है मतलब 75% सिलिकॉन, और उसमें हम सोडा सॉलिड प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। न्यूट्रल ग्लास मतलब क्या? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड 72 to 75%, बोरिक एसिड 7 to 10%, and aluminium oxide 4 to 6%, सोडियम ऑक्साइड 6 to 8%, BaO बेरियम ऑक्साइड कितना? बेरियम ऑक्साइड 2 to 4% एंड पोटेशियम ऑक्साइड 0.5 to 2%। तो इतना ही जो प्रिपरेशन यूज़ करते हैं ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्लास। It is resistant to alkalis, weather and can also withstand autoclaving. It is used for the preparation of multi-dose vials, transfusion bottle and ampoules. तो जो न्यूट्रल ग्लास है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किस के अंदर? ये जो ग्लास होता है ये न्यूट्रल होता है, ना इसका ना एसिडिक होता है पीएच, ना बेसिक पीएच होता है इसका, ये हाईली रेजिस्टेंस होता है अल्कली से, और ये वेदर सेंसिटिव भी होता है कि इसमें वेदर चेंजेस होने की वजह से भी इसमें पीएच चेंज इसका नहीं होता, और इसको हम उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इस तरह के ग्लास स्टेबल होते हैं। तो ये जो ग्लास है ये हम यूजुअली मल्टी डोज प्रिपरेशन, मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिसमें हम एक से ज़्यादा डोज यूज़ करते हैं या लेते हैं, या फिर ट्रांसफ्यूजन बॉटल, ऐसी बॉटल जिसमें हमको लिक्विड हमारी बॉडी में इंसर्ट करना होता है, पैरेंटल प्रिपरेशन उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एम्पूल्स जो आप डॉक्टर के पास देखते हैं ऐसे फोल्डकर आपको देता है वो सिंगल डोज के लिए। तो इस तरह की प्रिपरेशन में न्यूट्रल ग्लास हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह के ग्लास को हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्लास। तो अब आपको सारे ग्लास कैसे याद रखने हैं? सोडा लाइम मतलब जिसमें सॉलिड हम यूज़ करते हैं, सॉलिड मेडिकामेंट स्टोर करते हैं। बोरोसिलिकेट मतलब बोरोसिलिकेट मतलब बोरिक एसिड सिलिकॉन से बना हुआ। सिलिकॉन ट्रीटेड मतलब सिलिकॉन से जो ग्लास है उसको हमने ट्रीट किया हुआ उसको हम बोलेंगे सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास। सल्फर्ड ग्लास मतलब क्या कि सोडा लाइम ग्लास को सल्फर से ट्रीट किया, इसका मतलब वो सल्फर्ड ग्लास है। न्यूट्रल ग्लास मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे इसमें डिफरेंट तरह के, जैसे कि इसमें बोरिक एसिड भी है, इसमें सिलिकॉन भी है, इसमें Al2CO3 भी है, इसमें सोडियम भी है, इसमें बेरियम ऑक्साइड यानी कि एक नया एजेंट भी है बेरियम ऑक्साइड। इस तरह से आपको याद रखना न्यूट्रल बेरियम ऑक्साइड, जितने भी आपको कंपोजिशन याद है सारे लिख देने हैं यहाँ पे, और उसके साथ आपको बेरियम ऑक्साइड भी 2 to 4% लिखना है। और ये जो ग्लास है इसमें हम सारी तरह की प्रिपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसको हमको नेचुरल ग्लास को ऐसे याद रखना है कि जो भी प्रिपरेशन हम अभी देखते हैं मार्केट में, लाइक और कंटेनर्स, लाइक अवर सिरप कंटेनर, ग्लास कंटेनर्स, वायल्स या ट्रांसफ्यूजन के अगर ग्लास की बोतल में है तो ऐसे समझ के चलेंगे हम कि वो न्यूट्रल ग्लास से ही बनी होती है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। और जो अंबर ग्लास बोतल होते हैं मतलब क्या कि अंबर ग्लास, इसमें कलर कहाँ से आता है? तो अंबर कलर ग्लास कंटेनर इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फोटो सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू फिल्टर द यूवी रेडिएशन। मतलब कि जो अंबर ग्लास होते हैं वो ऐसे ग्लास होते हैं जिसको हम फोटो सेंसिटिव, जो हमारे केमिकल होते हैं कि ऐसे केमिकल्स जो फोटो के जिनकी फोटो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि उनको अगर हमने
डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा तो वो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है उसको हम फोटो सेंसिटिव, उसको हम ऐसे ग्लास में रखते हैं जो कि यूवी रेडिएशन को फिल्टर करता है। तो इस तरह के ग्लास को हम बोलते हैं अम्बर कलर ग्लास। सो इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग कैल्शियम, सल्फर और फेरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रिपरेशन। मतलब ग्लास की प्रिपरेशन में अगर हम कैल्शियम, सल्फर या फेरस या मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम ऐड करते हैं तो उस तरह की प्रिपरेशन से क्या बनेगा, फिर अम्बर कलर्ड ग्लास बॉटल। तो उस तरह की बॉटल को फिर हम एज अ फोटो सेंसिटिव ग्लास यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको सारे ग्लासेस की टाइप्स को याद रखना है। सो सम प्रिपरेशन आर वेरी सेंसिटिव टू लीड और आर्सेनिक। फॉर सच प्रिपरेशन ओनली कंटेनर मेड फ्री फ्रॉम लीड और आर्सेनिक शुड बी यूज। मतलब कि कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है कि जो लीड और आर्सेनिक से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसकी वजह से वो जो प्रिपरेशन है उसमें इस तरह के हैवी मेटल्स आ सकते हैं जिसकी वजह से हमको हैवी मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। तो ऐसी प्रिपरेशन को हमको ऐसे ग्लास यूज़ करने हैं जिसकी प्रिपरेशन में लीड और आर्सेनिक यूज़ किया हुआ ना हो। तो इस तरह की ग्लास को हम ऐसे प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो प्रिपरेशन लीड और आर्सेनिक की बहुत सेंसिटिव होती है, इस तरह से। सो कंटेनर्स फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन मस्ट बी मेड फ्रॉम अनकलर्ड ग्लास। तो जो कंटेनर्स है, कौन से कंटेनर जो कि इंजेक्टेबल है, ऐसे कंटेनर जो हमको हमारी बॉडी में इंसर्ट करने हैं केमिकल्स, और ऐसे केमिकल्स को अगर हमको स्टोर करना है तो उसको इस तरह का ग्लास चाहिए कि वो कैसे होना चाहिए, अनकलर्ड। मतलब वो अनकलर्ड, किसी तरह का कलर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रिपरेशन में किसी भी तरह का अगर फॉरेन पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हम उसको हमारी नेक्ड आई से देख सकें। इसलिए क्लियर विजुअलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए जो ग्लास होते हैं वो क्लियर होते हैं ताकि इसमें अगर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें वहाँ पर। हाउएवर फॉर सब्सटेंस विच आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट, colored glass may be used but it should be transparent to permit visual inspection of its content। मतलब कि क्या कि ऐसे प्रिपरेशन, जैसे उन्होंने सबसे पहले ऐसा बोला है कि भाई जितने भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है वो तो सारी की सारी क्लियर और अनकलर्ड बॉटल के अंदर होने चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी प्रिपरेशन है कुछ जो कि लाइट की सेंसिटिव है, जो फोटो सेंसिटिव है। तो ऐसी जगह पे तुम अम्बर कलर ग्लास बॉटल यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो जो कलर है, वो जो बॉटल है वो क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें अगर किसी तरह का मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम उसको विजुअल इंस्पेक्ट इजी वे में कर सकें। The following types of glass are used for the preparation of container meant for storage of parental preparation। देखो भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दो तरह के टाइप्स उन्होंने दिए। एक टाइप्स है ग्लास की। अब ग्लास की टाइप्स अगर पूछा वहाँ पे तो आपको लिखना है बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, सल्फर्ड ग्लास, नेचुरल ग्लास, अम्बर कलर ग्लास। लेकिन ऐसे ग्लास जो पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ग्लास जिनको हम, ये जो ग्लास है सारे के सारे जो हमने देखे, बोरोसिलिकेट, सिलिकॉन, नेचुरल ग्लास, अम्बर कलर ग्लास, तो ये सारे जो ग्लास होते हैं ये हम ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक इंजेक्टेबल्स के लिए जो टाइप्स है वो थ्री टाइप्स की प्रिपरेशन है इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए। कौन कौन सी? टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास एंड टाइप 3 ग्लास। तो जो टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास और टाइप 3 ग्लास होते हैं, तो ये ग्लास को आपको ऐसे याद रखना है। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोसिलिकेट और नेचुरल ग्लास। इट ऑफर्स अ हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्लास है, ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्लियर सिंपल वे में कि जो 3 ग्लास है ये हम लिक्विड मेडिकामेंट को स्टोर करने के लिए रखते हैं। और यूजुअली टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से ये जो ग्लास है, तो इसमें ये जो प्रिपरेशन तो उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होता है अल्कली का, जो अल्कली अटैक जो होती है प्रिपरेशन में, तो वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेफ ग्लास है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हम वाइडली यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए, वो होता है टाइप 1 ग्लास। फिर जो मॉडरेट अल्कली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो है टाइप 2 ग्लास, और जो सबसे लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो है टाइप 3 ग्लास। तो ये जो 3 ग्लास है वो आपको इसलिए ऐसे याद रखने हैं कि जो टाइप 1 ग्लास है वो हाईली रेजिस्टेंस है, उसमें हम यूजुअली जो है वो जितने भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है वो टाइप 1 ग्लास के अंदर स्टोर होते हैं, और वो ऑफर करता है हाई रेजिस्टेंस टू अल्कली और
वो जो प्रिपरेशन है हम उसको मल्टी डोज प्रिपरेशन, ऐसी प्रिपरेशन जिसको हम बार बार मल्टी डोज के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तरह की प्रिपरेशन को हम इस तरह की ग्लास में यानी कि टाइप 1 ग्लास में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो टाइप 2 और टाइप 3 होते हैं, तो वो जो ग्लास की टाइप होती है वो शुड बी यूज ओनली वंस। मतलब क्या कि ये जो ग्लास है ये सिर्फ सिंगल डोज के लिए हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से? टाइप 2 एंड टाइप 3। कंटेनर फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट मस्ट नॉट बी रीयूज्ड। मतलब कि ऐसे कंटेनर्स जिसमें ह्यूमन के जैसे कि सीरम वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इस तरह की प्रिपरेशन को आपको डबल से यूज़ नहीं करनी है। अब हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट फॉर ग्लास प्रिपरेशन ये क्या होती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट ये क्या होती है। कि जो तो उसमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो ग्लास होता है ये अल्कली का रेजिस्टेंस अल्कली से रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाईली रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हाईली रेजिस्टेंस नहीं रहा तो वो अल्कली अटैक कर सकता है प्रिपरेशन के ऊपर, और प्रिपरेशन में अगर हमारी अल्कली चली गई तो अल्कली जाने की वजह से हमारा जो पीएच है प्रिपरेशन का वो क्या होगा, फिर चेंज होगा। और पीएच का प्रिपरेशन चेंज हुआ, प्रिपरेशन का जो पीएच है अगर वो चेंज होता है तो उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस हो ग्लास के। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस है या नहीं है? तो हम वो कैसे पता करेंगे? तो वो हम पता करेंगे हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट के ज़रिए। तो वो टेस्ट कैसी है? तो ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद द टेस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट एज गिवन इन द आईपी। तो ये जो टेस्ट है ये कहाँ पे दी हुई है? ये आईपी में दी हुई है। सो द टेस्ट इज कैरीड ऑन द अनयूज्ड कंटेनर। तो ये जो टेस्ट है वो ऐसे कंटेनर के ऊपर हमको करनी है जो कि अनयूज है। मतलब हमको ऐसे कंटेनर सिलेक्ट करने हैं जो हमको भी, जैसे कि मुझे कुछ प्रिपरेशन मैंने बनाई है और उसको मुझे स्टोर करना है, लेकिन स्टोर करने से पहले मुझे ये देखना है कि वो जो प्रिपरेशन है वो जो ग्लास है वो रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं उनको यूज़ करने से पहले टेस्ट करूँगा। सो द नंबर ऑफ कंटेनर टू बी एग्जामाइंड एंड द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब कि क्या बोला इन्होंने कि कितने कंटेनर हमको यूज़ करना चाहिए उस टेस्ट के लिए और उसमें कितना सॉल्यूशन हमको पोर करना चाहिए, तो उन्होंने फॉलोइंग टेबल में दिया है। तो उन्होंने बोला है कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, अगर वो जो ग्लास है वो 5 ml का है या उससे कम है, ऐसा कंटेनर जो 5 ml की कैपेसिटी है उसकी या उससे कम है, तो हमको कितने कंटेनर यूज़ करने हैं? एटलीस्ट 10 कंटेनर वी हैव टू यूज़। और 10 कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से हमको सॉल्यूशन कितना चाहिए? 50 ml। मतलब अभी देखो तुम बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ से आया, तो यानी कि क्या जो 5 ml की जो बॉटल है उसको हमको क्या करना है? 10 बॉटल लेनी है और 10 की 10 बॉटल को हमको उसमें वाटर, डिस्टिल वाटर उसमें हमको फिल करना है और फिल करके वो लिक्विड उस सॉल्यूशन को यहाँ पे बोला कि उसमें से हमको 50 ml, मतलब क्या कि देखो 5 ml की अगर हमने 10 बॉटल भरी तो कितना होगा? 50 ml कितना होगा फिर? 5 ml की 10 बॉटल, तो उसके हिसाब से फिर उसमें से हमको 50 ml लेना है। फिर उसी तरह से मोर देन 5 एंड अप टू 30 ml, अगर वो जो बॉटल्स है वो 5 ml से ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी है और 30 ml तक हम उसके अंदर लिक्विड हमारा पोर कर सकते हैं, तो ऐसे 5 कंटेनर लेना है हमको और उसका भी सिर्फ और सिर्फ 50 ml हमको वॉल्यूम उसके लिए लगेगा टाइट्रेशन के लिए। एंड मोर देन 30 ml, अगर 30 ml से ज़्यादा की कंटेनर है तो हमको सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेनर लेना है और सोल्यूशन कितना यूज़ करना है? 100 ml। तो देखो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन जो है तुम्हारा यहाँ पे क्लियर कैसे होगा कि देखो सबसे पहले क्या करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ml का आप कंटेनर सिलेक्ट कर रहे हो या उससे कम का, तो आपको कितनी बॉटल्स लेनी है? 10 बॉटल लेनी है। और जो 10 की 10 बॉटल है उसको आपको क्या करना है? फिर रिंस ईच कंटेनर एटलीस्ट ट्वाइस विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो आपने 10 कंटेनर सिलेक्ट किए हैं उसको आपको क्या करना है? रूम टेम्परेचर के ऊपर 2 बार वॉश करना है डिस्टिल वाटर से। उसके बाद में जस्ट बिफोर द टेस्ट रिंस ईच कंटेनर अगेन विद द फ्रेशली डिस्टिल वाटर। मतलब कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको सारी बॉटल्स को एक एक करके डिस्टिल वाटर से वॉश करनी है। उसके बाद में फिल द कंटेनर टू द ब्रिम विद फ्रेशली डिस्टिल वाटर। और उसको क्या करना है? आपको जो कंटेनर है उसको आपको उसमें डिस्टिल वाटर फिल करना है पूरा उसके नेक तक, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उससे उसको पूरी नेक तक के बॉटल को फुल करनी है। और फुल करने के बाद में क्या करना है? उसको उसमें कितना 5 ml की बॉटल में कितना ml सॉल्यूशन बैठा है वो आपको क्या बोलेंगे? फिर उसको हम एवरेज एयर फ्लो कैलकुलेट करना है। उसको एम्प्टी करके उसमें कितना बॉटल में सॉल्यूशन बैठता है वो हमको
एवरेज एयर फ्लो कैलकुलेट करना है। देन इन द केस ऑफ एम्प्यूल्स फिल देम विद फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर टू इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब अगर हम एम्प्यूल्स यूज़ कर रहे हैं ऐसे, मतलब कि 1 ml की या 5 ml की प्रिपरेशन की कंटेनर यूज़ कर रहे हैं हम, तो उनको पूरे नेक तक के पूरा उनको पूरी तरह से फिल करना है। उनकी जितनी भी कैपेसिटी है मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि जो बॉटल है उसको हमको कितना 90% उसको क्या करना है, हमको फिल करना है। देन कैलकुलेट ओवरफ्लो वॉल्यूम एंड विद वाटर। फिर उसका ओवरफ्लो मतलब कि कितना उसका ओवरफ्लो है वो वहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट ओवरफ्लो वॉल्यूम एंड कवर देम विद बोरोसिलिकेट ग्लास डिशेस विद प्रीवियसली रिंस विद वाटर। मतलब क्या करना है, आपको सिंपली 10 बॉटल लेनी है, 10 की 10 बॉटल को आपको पूरी तरह से फिल करना है। यानी कि जैसे कि इतनी बड़ी बॉटल है तो आपको 90% इतना इसको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको इसको बोरोसिलिकेट ग्लास से उसको कवर करना है आपको बॉटल्स को। फिर बॉटल्स को कवर करने के बाद में आपको क्या करना है, प्लेस द कंटेनर इन ऑटोक्लेव एंड हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या करना है आपको कि जो बॉटल्स है उसको फिल करने के बाद में उसको बोरोसिलिकेट ग्लास से कवर करने के बाद में आपको उसको ऑटोक्लेव के अंदर 100 टू 1 डिग्री सेल्सियस तक के उसको आपको हीट करना है फॉर 20 मिनट्स। और कब तक के हीट करना है आपको इसको प्लेस करके कब तक रखना है ऑटोक्लेविंग के लिए, 20 मिनट्स के लिए। और जो 1 to 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसके ऊपर आपको उसको 60 मिनट के लिए मेंटेन करके रखना है वहाँ पर। फिर आपको और ये क्यों करेंगे हम ऑटोक्लेव में रखने की वजह से, क्या होगा उसको कि ऑटोक्लेव में रखने की वजह से टेम्परेचर का चेंजेस होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वहाँ पर अगर अल्कली प्रेजेंट है तो अल्कली प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर अल्कली का अटैक होगा उसके ऊपर। अगर वो जो ग्लास है वो ग्लास में अल्कली प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो अल्कली रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर वो अल्कली लेस बहुत कम मात्रा में उनको वहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ पर उसका अटैक होगा वहाँ पर। तो कितना परसेंट मतलब डिग्री टू विच द अल्कली अटैक, ये हमको वहाँ पे देखना है। तो वो कैसे अल्कली अटैक कैसे होगा, वो प्रिपरेशन हम जब 100 to 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर 60 मिनट के लिए रखेंगे वहाँ पर हम, तो वहाँ पर अल्कली का अटैक होगा। फिर क्या होगा कि वो हमको फिर प्रिपरेशन को निकालना है, उसमें निकालने के बाद उसको कूल करना है। कूल करने के बाद क्या करना है, कूल द कंटेनर विद इन 1 आवर ऑफ रिमूविंग फ्रॉम द ऑटोक्लेव। मतलब कि ऑटोक्लेव से निकालने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हमको वो सोल्यूशन को कूल करना है। और उसके बाद में कैरी आउट द टाइट्रेशन बाय द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन। अब टाइट्रेशन क्या होता है कि हम एसिड को बेस से टाइट्रेट करते हैं कलर चेंज आने तक, है ना। तो यहाँ पर हम वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद में कैसे करेंगे, जो सोल्यूशन हमने बॉटल्स में फिल किया था उसको हमें कोनिकल फ्लास्क में लेंगे। कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद अब देखो जो कोनिकल फ्लास्क में लिए हमने, तो जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें क्या प्रेजेंट है, फिर अल्कली। यानी कि क्या कि हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें, जो हमारा जो सोल्यूशन हमने पोर किया था उसमें क्या है, अल्कली वहाँ पर हमको कितनी है वो देखनी है। और जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट जो होती है उसमें क्या रखेंगे वहाँ पे 0.01 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो एसिडिक है उसका पीएच। तो जो ब्यूरेट होती है तो ब्यूरेट के अंदर हम क्या रखेंगे, वहाँ पे ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक 0.01% लेंगे। और जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम क्या लेंगे, जो एम्प्यूल्स हमने भर के रखी थी ऑटोक्लेव के अंदर उसको हम खाली करेंगे। तो कितनी, अगर हम यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है उसमें, तो जैसे कि भाई अगर हमने 10 कंटेनर लिए 5 ml के, तो उसमें से हमको 50 ml लेना है टाइट्रेशन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा प्रिपरेशन है उसमें मिथिल रेड एक इंडिकेटर होता है, तो मिथिल रेड की 1 और 2 ड्रॉप हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। और जो एसिड है 0.01 जो ब्यूरेट में भरा है उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी प्रिपरेशन में ऐड करेंगे और उसको हम कंटिन्यूस शेकिंग करेंगे। और उससे क्या होगा, फिर कब तक करेंगे हम ये कि कलर चेंज आने तक। वहाँ पर हमको स्लाइट पिंक कलर हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा, फेंट पिंक कलर। अगर हमारे प्रिपरेशन में उसको ऐड करने के बाद में फेंट पिंक कलर आता है वहाँ पर, तो उसको बोलेंगे कि हम वहाँ पर इसमें उसमें फिर बोलेंगे कि वहाँ पर उतनी अल्कली प्रेजेंट है। तो कितना अमाउंट, अब देखो अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो एसिड कितना लगा वो कलर आने के लिए, वो एसिड की कितनी रिक्वायरमेंट यानी कितनी क्वांटिटी लगी, तो वो हमको वहाँ पर मेज़र करनी है। तो वो कैसे मेज़र करेंगे हम, यहाँ पे उन्होंने टेबल दिया है देखो। अगर नॉट मोर देन 1 ml, अगर हमको 1 ml से
1 ml से मतलब 1 ml के अंदर अंदर हमको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये देखो, अगर वो जो कंटेनर है उसकी जो कैपेसिटी है वो नॉट मोर देन 1 ml, अगर वो कंटेनर सिर्फ 1 ml से भी कम का कंटेनर है और वो जो वॉल्यूम ऑफ 0.01 नॉर्मल NaHCl पर 100 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब कि ये सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लिया है और वो कंटेनर 1 ml का था या उससे छोटा था, तो अगर वहाँ पर 2 ml के अंदर वहाँ पर हमको पिंक कलर देखने को मिल गया तो हम बोलेंगे कि वो ग्लास कौन सा है, टाइप 1 और टाइप 2 है। लेकिन अगर वो 20 ml लगता है तो हम बोलेंगे टाइप 3 है। लेकिन अगर वो 2 ml का है तो उसमें 1.8। इसी तरह से अगर हमने वो जो कंटेनर यूज़ किए वो 5 ml का यूज़ किए और वहाँ पर अगर हमको 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा पिंक कलर आने के लिए तो हम बोलेंगे कि वो टाइप 1 और टाइप 2 का ग्लास है। या फिर अगर वो टाइप 3 का ग्लास होगा तो वहाँ पर वो 10.20 ml उसको वहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट होगी अगर वो टाइप 3 का ग्लास है तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्लास कौन सी टाइप का है और उसमें हम लिक्विड प्रिपरेशन को या फिर ऐसी ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स प्रिपरेशन को हम इसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से ये थी रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इसी तरह से उन्होंने ग्लास कंटेनर की कैपेसिटी है कि अगर वो 20 ml का कंटेनर है तो वहाँ पर 0.6 ml जो है वो लगेगा। तो देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि जैसे जैसे कंटेनर की साइज़ बढ़ रही है वैसे वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो क्यों? क्योंकि कंटेनर बड़ा होने की वजह से क्या होता है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अल्कली अटैक ज़्यादा हो वहाँ पे। और ज़्यादा अल्कली अटैक होगा तो इसका मतलब ये कि जो रिक्वायरमेंट है HCl की वो हमको वहाँ पर कम लगेगी। लेकिन अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो एरिया है वो कम है तो एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। तो अगर वो 500 ml का है तो सबसे कम 0.2 मतलब 1-2 ड्रॉप डालते ही वहाँ पर हमको रीडिंग देखने को मिलेगी। अगर 1-2 ड्रॉप डालते ही वहाँ पर हमको पिंक कलर देखने को मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि जो ग्लास है वो कौन से टाइप का है, 1 और 2। लेकिन अगर वहाँ पर हमको 2 और 2.20 ml रिक्वायरमेंट लग रही है HCl की तो हम बोलेंगे कि ये टाइप 3 का ग्लास है। तो हम फिर इसकी बेसिस पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो जो ग्लास है वो जो हमने कंटेनर जो सिलेक्ट किया था उसमें हमको कौन सी प्रिपरेशन रखनी है, उसमें हमको सिंगल डोज के लिए रखनी है या फिर मल्टीपल डोज के लिए रखनी है। वो जो ग्लास है उसमें हम ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड ऐड रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इस तरह से ये टेस्ट होती है। ये टेस्ट आपको सेकेंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर है, HCB के अंदर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करनी है आपके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो तब आपको और क्लियर वे में ये टेस्ट समझ में आएंगी कि जो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट है ये क्या होती है। तो ये जो टेस्ट है आपको आगे आपके सेकेंड ईयर के अंदर जब आप आओगे तो आपको वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट में आपको ये टेस्ट परफॉर्म करनी है। इसी तरह से अभी हमने जो देखा है ये सब था ग्लास कंटेनर्स के लिए। इसी तरह से जो प्रिपरेशन अगर हम प्लास्टिक की कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अगर प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है कि तो वहाँ पर वो जो प्लास्टिक है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिर उसके लिए भी कोई टेस्ट है क्या, ऐसे जैसे कि ग्लास प्रिपरेशन के लिए टेस्ट है उसी तरह से प्लास्टिक की प्रिपरेशन के लिए भी टेस्ट है वहाँ पर क्या नहीं है, कितने टाइप की प्लास्टिक प्रिपरेशन होती है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।